अब हम छंद के अंगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो छंद के जो प्रमुख अंग है वे होते हैं चरण, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक। ये सभी छंद के प्रमुख अंग होते हैं जिनकी संख्या 6 होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं छंद के अंगों के बारे में कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला होता है हमारा छंद का जो अंग होता है उसे चरण कहते हैं। इस चरण का एक और नाम होता है, इसको पद या फिर पाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यह तो हो गया हमारा पहला अंग। अब छंद का दूसरा अंग होता है। दूसरा अंग में वर्ण और मात्रा आते हैं। वर्ण और मात्रा आप चाहे तो इन्हें अलग अलग ले सकते हैं जिससे कि छंद के अंग जो 6 होते हैं वो 7 हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वर्ण और मात्रा को एक साथ ले लिया है। कई लोग इसे अलग अलग भी ले लेते हैं। तीसरा नंबर पे आ जाएगा हमारा यति। यति तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा गति। गति चौथे नंबर पे आ जाएगा। पाँचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा तुक। तुक पाँचवें नंबर पे आ गया। और छठवें नंबर पे आ जाएगा हमारा गढ़। गढ़ छठवें नंबर पे आ जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सभी छंद के अंग हैं। और यदि छंद का परिभाषा बनाया जाए ना तो परिभाषा भी इसी से बनता है। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे? जैसे छंद की परिभाषा बनानी हो तो बोलेंगे कि निश्चित चरण, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़ से पद नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग 6 होते हैं। छंद के अंग 6 होते हैं। 6 को यहाँ पे लिख दिया। यदि मात्रा को अलग से लिख देंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल से जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। एक एक के बारे में अलग अलग से मैं टॉपिक बना के एकदम डिटेल से बता दूंगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पद्य लिख दिया है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये जो पद्य है इसी के माध्यम से हम ये सभी स्टेप चरण, वर्ण, यति, गति, तुक और गढ़ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चरण की। तो चरण जिसे पद या पाद भी कहते हैं, तो इसमें 4 चरण हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? तो देखिए, करते अभिषेक पयोध है, ये जो लाल कलर से लिखा हूँ ये पहला लाइन है, इसलिए इसे पहला चरण कहा जाएगा। दूसरा है बलिहारी इस वेश की, तो यह दूसरा चरण कहलाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो ये वाला लाइन है ना, ये हमारा लाइन हो गया फर्स्ट चरण हो गया, और ये वाला जो लाइन है सेकेंड या फिर द्वितीय चरण कह देते हैं। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, हे मातृभूमि तू सत्य ही, ये थर्ड स्टेप यानी कि तृतीय चरण है। सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये फोर्थ स्टेप यानी कि चतुर्थ चरण है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो पहला चरण है, पहला नंबर का चरण, और हमारे ये जो तीसरा नंबर का चरण है, इन्हें विषम चरण कहा जाता है। और ये जो हमारा दूसरा नंबर का चरण है, दूसरा नंबर का और चौथा नंबर का, इन्हें सम चरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पहला है ना, पहला और तीसरा दोनों ही चरण हमारे हो जाएंगे विषम चरण हो जाएंगे, और दूसरा और चौथा ये दोनों ही चरण हमारे सम चरण हो जाएंगे। तो ये बात था चरण, पद या पाद के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ण और मात्रा के बारे में बात करेंगे। तो जो वर्ण होता है, वर्ण यानी कि अक्षर, जिसे इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। जैसे कि हमारा अक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क, ख, ग, इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, करते। तो करते में वर्ण कौन सा है? करते में वर्ण है का। र में वर्ण कौन सा है? र। ते में वर्ण कौन सा है? ते में वर्ण है ता। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ते लिखा है, करते का जो ते लिखा है, ता और ये मिलके बना हुआ है एक ही मात्रा से। ता और एक ही मात्रा को जोड़ देंगे तब बनेगा ते। तो यहीं पे जो ये है, ये शब्द जो है इसे ही हम कहेंगे वर्ण।
इस शब्द को ही हम कहेंगे वर्ण, और ये जो मात्रा है इसको हम मात्रा ही कहेंगे। तो यहीं पे बात हो रहा है मात्रा और वर्ण की। तो जो मात्रा होते हैं, मात्रा दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रा होता है हमारा लघु और एक मात्रा होता है हमारा गुरु। तो जो लघु मात्रा होता है उसको इस तरीके के निशान से दर्शाया जाता है, और जो गुरु मात्रा होता है उसे इस तरीके के निशान से दर्शाया जाता है। लघु को 1 गिना जाता है, गुरु को 2 गिना जाता है। आगे इसके बारे में मैं डिटेल से और आपको बता दूंगा। जैसे कि इस तरीके से मात्रा हो जाए आ, ई, तो ये सब लघु के अंतर्गत आते हैं, ये सभी मात्रा लघु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यही यदि आ बड़ई की मात्रा इस तरीके से हो जाए तो यही मात्रा बन जाएगा गुरु। अब हम बात करते हैं यति। तो यति को विराम भी कह देते हैं। यदि विराम बोले या फिर यति बोले, बात एक ही है। तो अब देखते हैं हम हमारे इस पद्य में यति यानी कि विराम चिन्ह कौन कौन से है। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अल्फ विराम है, एक यति का निशान है। यहाँ पर भी एक अल्फ विराम है, ये भी यति का निशान है। यहाँ पे पूर्ण विराम है, ये यति का चिन्ह है। यहाँ भी पूर्ण विराम है, तो ये भी यति का चिन्ह है। तो जहाँ जहाँ पे विराम चिन्ह पाए जाते हैं, चाहे इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा हो या फिर कहीं पे योजक चिन्ह लगा हो या इस तरीके से आश्चर्यजनक विस्मय का निशान बना हो, तो ये सब यति के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं गति की। तो गति क्या होता है? गति का मतलब होता है लय, प्रवाह या फिर धारा। यानी कि इसको जिस लय से हम पढ़ते हैं, करते अभिषेक पयोद है। यदि पयोद के पास हम थोड़ा सा ठहर रहे हैं, थोड़ा सा हम रुक रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस जगह में भी थोड़ा सा ठहरेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। यदि इसको पढ़ते पढ़ते अचानक से यहाँ पे आवाज़ तेज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आवाज़ तेज होगा। जो लय या प्रवाह है हमारा एक ही जैसे होता है, उसी को कहते हैं गति। यानी कि इस कविता को पढ़ते या गाते समय जिस लय या प्रवाह का प्रयोग किया जाता है उसे गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं तुक की। तो तुक क्या है? तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे कि बच्चा, तो बच्चा शब्द का तुक हो जाएगा कच्चा। इसी तरीके से रिलेटेड शब्द बनाएंगे, जैसे कि चच्चा। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं लास्ट में तुक मिलते हैं, वे सभी तुक वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि इस वाक्य में देखें तो लास्ट में की शब्द है, इसमें भी की शब्द है, तो ये दोनों सही है, तुक के अंतर्गत हैं। लेकिन यदि इसमें देखें, यहाँ पर ही शब्द है, यहाँ पर है शब्द है, इसमें तुक नहीं मिल रहा है। तो तुक मिलना चाहिए, वहाँ पे तुक होता है। तो हमारे छंद में अंत में सभी में देखेंगे, कविता हो, गाना हो, सब में तुक मिलता है। जैसे कि बच्चा, कच्चा, चच्चा, सच्चा, इस तरीके से जो शब्द होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड दिखते हैं, ये शब्द तुक कहलाते हैं। तो तुक 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत जिसमें तुक मिल जाए, एक अतुकांत जिसमें तुक नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं गढ़ के बारे में कि गढ़ क्या होता है। तो जो हमारा गढ़ है, ये गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें एक फार्मूला है, या माता राज भान सलगा, उस फार्मूला के जरिए इन्हें याद किया जाता है। गढ़ों की संख्या कुल 8 है। इस फार्मूला में लास्ट में सलगा में ल और गा आता है, जहाँ ल का मतलब लघु है और ग का मतलब गुरु होता है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो हमारे छंद होते हैं, छंद के अंग 6 प्रकार से हैं। इन 6 के प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी मैं बता दिया हूँ। यदि इनके बारे में और अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो प्रत्येक एक एक अंग के लिए डिटेल से मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर से जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं।